हेलो, वेलकम बैक क्लास 11 साइंस के मेरे प्यारे बच्चों। रैंकर्स में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को मैंने फिजिक्स का मतलब बताया, देन कुछ बेसिक टर्म्स यूज करना हमने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ बेसिक्स हमने इस पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अभी हम फिर वापस बढ़ते हैं आगे उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो लास्ट टाइम बेटा लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्या होती थी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती थी। ओके, तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिस्कस करी थी। तो अभी एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स हैं। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ जो यूनिट थे, एडिशनल 2 यूनिट्स हमने बाद में इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ठीक है, एडिशनल फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। इनमें 2 यूनिट्स हमने ऐड किए हैं और उन्हें हमें पढ़ना है। तो चलते हैं पहले सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ प्यारे बच्चों। इसका नाम है प्लेन एंगल। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डी थीटा से, या थीटा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये 2 डायमेंशनल फिगर ले रहा हूं मैं, एक सर्कल ले रहा हूं, उसकी एक आर्क ले लिया ए से लेके बी तक, ए बी। ठीक है, तो इस आर्क की कुछ लेंथ रहेगी जिसे हम कह रहे हैं ds। सर्कल का कुछ रेडियस रहने वाला है r, एंड यहाँ पर देखो 2 पोजीशंस हैं अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहां पर कुछ एंगल बन रहे हैं डी थीटा। इस एंगल को ही बेटा हम कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क के हिसाब से इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? S इज इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या बनेगा यहाँ से? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसे अगर d लगा दें तो ds, राइट? डी थीटा इज इक्वल्स टू ds बाय dr। तो फॉर्मूला बन के रेडी हो रहा है हमारे पास। d थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ds बाय dr। एंड इसको अगर डिफाइन करना हो हमें प्लेन एंगल को, तो हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को बस डिवाइड कर देना है बच्चों हमें, किससे? रेडियस से। इसे डिनोट किया जाता है d थीटा से, और इसका यूनिट है रेडियन। ठीक है ना, नॉट डिग्रीज। डिग्रीज ऐसा इस सिस्टम में नहीं यूज होने वाला है। क्या रहने वाला है? रेडियंस को शॉर्ट फॉर्म में रैड भी लिखते हैं हम। क्लियर इतना? तो चलते हम हमारे नेक्स्ट सप्लीमेंटरी यूनिट की तरफ। ठीक है, जो है सॉलिड एंगल। अब देखो बेटा, ये जो है 3D एनालॉग है हमारे प्लेन एंगल का, या फिर बोल सकते हैं 3D वर्जन है, 3 डायमेंशनल वर्जन है हमारे प्लेन एंगल का। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं? एक 3D ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, जैसे कि एक स्फीयर ले लिया हमने। ठीक है, अब ऊपर क्या कर रहे हैं? एक पोर्शन ले रहे हैं उसके सरफेस एरिया का, स्फीयर का सरफेस का कुछ पोर्शन ले रहा हूं मैं, उस एरिया को नाम दे रहा हूं dA। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर प्यारे बच्चों। ठीक है, देन अंदर एक्सट्रीम, उसके अंदर जाकर उसके सेंटर की तरफ मैंने पॉइंट प्लॉट करी है। वहां से हमने इसके चारों एजेस को जो है कनेक्ट कर दिया है, राइट? तो अंदर की तरफ से जो एंगल बनने वाला है 3D व्यू में डी ओमेगा, इसी को हम क्या कहने वाले हैं बच्चों? सॉलिड एंगल बोलने वाले हैं इस डी ओमेगा को। ओके, जैसे मान लो एक स्लाइस है, राइट है ना ये? ओके, तो ये जो है डी ओमेगा क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों? सॉलिड एंगल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर के एक पोर्शन का जो है हमने एरिया लिया है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, डी ए बाय आर स्क्वायर। वहां पर बेसिकली आर्क लेंथ आ रही थी सॉलिड एंगल में ds, और सिंपली रेडियस आ रहा था। जब यहाँ पर एरिया ले रहा हूं मैं, तो रेडियस का क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो यूनिट जो है इसका क्या रहने वाला है? स्टेरेडियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से हम लिखेंगे STR। तो इसके साथ हमारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चों। ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटीज जो खुद के मेजरमेंट के लिए डिपेंड करती हैं एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको किस में मेजर करते हैं हम? राइट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं बेटा हम लोग मीटर में। ठीक है ना,
बाय टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में। अब ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, और सेकंड्स जो है किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ बाय टाइम आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और लेंथ और टाइम ये दोनों क्या थी, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ओके। तो यानी कि यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है कौन, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेलोसिटी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसी हजारों क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज रहने वाली हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और एक और चीज याद रखना है आप लोगों को कि डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स रहेंगे उनको हम डिराइव यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का जो है कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, ठीक है ना, उनके 7 टाइप्स हैं, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देन 7 यूनिट्स बनेंगे उनके, देन उसके बाद सप्लीमेंटरी यूनिट्स, देन उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो मैं जो है बाय टेक्स्ट नहीं चलने वाला हूँ, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हम। उसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ मास दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, उसका पूरा स्टोरी वगैरह है, ठीक है ना। वो किसी और लेक्चर में हम कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस का है नहीं। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कन्वेंशंस फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है ना। 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, फिर मैंने बोला था कि एसआई सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बताया था मैंने आप लोगों को, ओके। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन क्वांटिटीज का यूनिट लिखेंगे हम, ओके ना। यूनिट कौन सा लिखेंगे बच्चों, एसआई यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अब एसआई यूनिट लिखने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अगर वो रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया तो हमारे मार्क्स जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस यानी कि प्यारे बच्चों रूल्स होते हैं एसआई यूनिट्स को यूज करने के लिए। तो सबसे पहला कन्वेंशन, सबसे पहला रूल ये होता है कि जितने भी यूनिट्स हम लिखने वाले हैं, जितनी भी क्वांटिटीज के, हम उन्हें उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मीटर लेंथ का यूनिट है, इसे मैं लिखूंगा मीटर। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, मान लेते हैं मुझे आंसर आया 20 मीटर, तो 20 m मैं लिखकर छोड़ूंगा, ठीक है। तो जनरली जो यूनिट्स रहने वाले हैं तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज के, हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे उनके सिंबल में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर फुल नेम लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो सेकेंड कन्वेंशन है उसके लिए कि फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर इवन इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, ठीक है ना। चाहे वो किसी इंसान या किसी फिजिसिस्ट के बाद क्यों ना उसको नाम दे दिया गया हो यूनिट को, ठीक है। तो चाहे कोई भी यूनिट हम लिख रहे हैं, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर लिख रहे हैं, मास का यूनिट किलोग्राम लिख रहे हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख रहे हैं। अब देखो ये फोर्स का जो यूनिट है किसी इंसान के नाम के बाद दिया गया, राइट है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल में होता है, बट न्यूटन भाई साहब की रिस्पेक्ट में हम जो है उसे न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे न्यूटन लिखो, चाहे मीटर लिखो, या फिर किलोग्राम लिखो, अगर फुल नेम लिख रहे हो तो हमेशा वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर मीटर एम स्मॉल से स्टार्ट किया मैंने, तो ये राइट है। लेकिन अगर मीटर फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं तो कैपिटल एम से लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मुझे अगर न्यूटन लिखना है, ठीक है ना, फुल नेम लिखना है तो मैं स्मॉल एन से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर मैं कैपिटल एन से लेकर फुल नेम लिख दूंगा यूनिट का तो ये प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला पहले कन्वेंशन में कि सारे यूनिट को हमें किस में लिखना है, सिंबल में, ठीक है। अगर सिंबल्स में लिख रहा हूं तो किसी इंसान के बाद अगर सिंबल आ रहा है तो वो इंसान का जो नाम का सिंबल है, ठीक है, नाम का जो यूनिट है उसको कैपिटल में लिखना है मुझे। जैसे न्यूटन में अगर कोई चीज कैलकुलेट हो रही है, फोर्स कैलकुलेट होती है, ठीक है, तो अगर उसे मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो कैपिटल एन लिखना है। बाकी लेंथ मेजर करूं मैं, टाइम मेजर करूं मैं, मास मेजर करूं मैं, उनका जो यूनिट का जो सिंबल है वो स्मॉल लेटर में रहेगा। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद कोई यूनिट दिया गया है, उसका सिंबल अगर हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो किस में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं यहाँ पर।
जैसे मान लो कोई फोर्स मेजर किया न्यूटन में मैंने, तो कैपिटल एन लिखा, उसका सिंबल तो करेक्ट है, लेकिन अगर उसका सिंबल मैं स्मॉल एन लिख दूं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मीटर की बात करें। अब मीटर तो किसी इंसान के नाम के बाद तो है नहीं, दिया नहीं गया है। ठीक है, तो मीटर अगर कैपिटल एम लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, मीटर को मुझे स्मॉल एम में ही लिखना है। यानी कि इससे क्लियर हो रहा है हमें कि किसी इंसान के बाद, नाम के बाद अगर कोई यूनिट दिया गया है, उसका सिंबल हमेशा कैपिटल में रहेगा, और बाकी अदर यूनिट्स जो रहने वाले हैं वो उनका जो सिंबल रहेगा वो स्मॉल लेटर्स में रहने वाला है। तो ये हुए हमारे स्टार्टिंग के 3 कन्वेंशंस जो कि हमें फॉलो करने हैं यूनिट्स को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उसमें जो रहेगा, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, सिंबल्स अगर तुम लोग लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कैलकुलेशन किया मैंने, लेंथ की मेजरमेंट कर रहा हूं, ठीक है, मुझे लेंथ आ रही है 5 मीटर। अब जनरली कैसा होता है, एक से ज्यादा क्वांटिटीज होती है तो हम उनको सिंगुलर टू प्लूरल कर देते हैं। ठीक है ना, एक मैन है तो मैन, ठीक है, एक से ज्यादा मैन हुए तो 2 मेंस वगैरह बोल देते हैं, एस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर यूनिट्स के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, ठीक है, मुझे मीटर ही लिखना है, स्मॉल एम ही लिखना है, इसको मीटर्स नहीं कर देना है, एम एस नहीं कर देना है। अगर एक से ज्यादा भी, जैसे ये 5 है तो 5 मीटर मैंने लिखा, करेक्ट है, लेकिन 5 एम एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं 5 मीटर्स लिख दूंगा तो ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। इसका ख्याल रखना है हमें कि सिंबल्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं रहने वाले हैं, भले से मैग्नीट्यूड कितना भी हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, करोड़ हो। ओके, नेक्स्ट कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी रहती हैं जो जिनका जो यूनिट है रेशियो में बनता है। ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी का जो यूनिट है रेशियो में आ रहा है तो हमें उसे सिंगल रेशियो में ही रखना है। ठीक है, मल्टीपल रेशियोज में नहीं रहने देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सीलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक सिंगल वेलोसिटी मिलेगी बाय टाइम। वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर सेकंड में, उसका यूनिट है, बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स है। ठीक है, तो देखो एक 3 आ जा रहे हैं, राइट है ना, 2 अपॉन आ जा रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा रेशियो नजर आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसे फॉर्म में लिखना अवॉइड करना है, ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना है, रेशियो वाली क्वांटिटी को सिंगल रेशियो में एक्सप्रेस करना है। तो मैं सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर स्पेस सेकंड इनवर्स 2। ओके, तो ये परफेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ अगर हम चले, तो कभी भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए हैं और उसका यूनिट जब हम लिख रहे हैं, तो वहां पर अगर एक से ज्यादा जो है टर्म्स आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड फुल नेम हमें अवॉइड करना है। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं फोर्स का यूनिट न्यूटन के बजाय केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट है। यहाँ पर देखिए किलोग्राम के लिए मैंने सिंबल यूज किया है, मीटर के लिए मैंने सिंबल यूज किया है, टाइम के लिए मैंने सिंबल यूज किया है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये राइट होने वाला है। बट अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर दे रहा हूं, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, और ये तो फुल नेम है, कॉम्बिनेशन यूज कर दिया तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन फैक्टर्स की अगर बात करें, या फिर एक यूनिट को उसके दूसरे वर्जन में अगर मुझे करना है, शॉर्टर वर्जन में या बड़े वर्जन में, मीटर को किलोमीटर बनाना है, ठीक है, मीटर को छोटा करना है, माइक्रोमीटर करना है, मिलीमीटर करना है, ठीक है, तो मुझे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जा रहा है प्रीफिक्स सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी यूज्ड। ठीक है, जैसे अगर 10⁻³ सेकेंड है मेरे पास, ठीक है, तो 10⁻³ सेकेंड मिली सेकेंड बनता है। तो मुझे क्या लगाना है, सेकेंड के पहले m लगा देना है चिपका कर, उसके जस्ट बाजू में गैप नहीं रखना है बच्चों, ठीक है, स्पेस नहीं रखनी है। तो मिली सेकेंड, तो ये मिली क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया यहाँ पर। क्लियर, तो प्रीफिक्स यूज कर लेना है अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता हो। देन फाइनल कन्वेंशन, ठीक है,
कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट्स हो रहा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल रही है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो उनका यूनिट भी जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। या डिवीजन वाली क्वांटिटी को जो है मैं अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो मुझे स्पेस या फिर हाइफेन रखना है दो यूनिट्स के बीच में, ठीक है, चिपका के नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, मैंने क्या किया, सेकेंड की पावर में यहाँ पर 1 है, इसको ऊपर भेजा तो सेकेंड टू द पावर -1, बीच में देखिए मैं स्पेस रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये करेक्ट रहेगा। या फिर अगर मैंने ये हाइफेन यूज कर लिया, ठीक है, इसे हाइफेन कहते हैं, तो भी करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को चिपका दूं, ठीक है ना, काफ़ी क्लोज रख दूं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये गिवन कन्वेंशंस याद रखने हैं गलती अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। ये कन्वेंशंस अगर परफेक्टली मास्टर कर लोगे तो कभी भी यूनिट लिखने में बच्चों गलती आप लोगों से नहीं हो सकती है, कोई आपको लोगों को गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है ना, सिर्फ साइन कन्वेंशंस के केस में। हाँ, ओके। नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों, डायमेंशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन सिंपली क्या है, उनका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं अपने हिसाब से बताता हूं आप लोगों को, ताकि थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले आप सबको। तो देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार और मैं रीड आउट कर लेता हूं, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of a fundamental quantity। कितना लंबा चौड़ा है ना यार, ठीक है। चलिए इसे शॉर्ट में समझते हैं। डायमेंशंस बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं लेंथ, मास, टाइम, हम ज्यादातर इन्हें कंसिडर करते हैं, कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक करंट आई भी आ जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो है मैं पावर्स देता हूँ, ठीक है ना, जैसे 2 दिया, 1 दिया या फिर -1 दिया, तो ये पावर्स देने पर क्या होता है, कुछ यूनिट बनकर मिलता है। क्या मिलता है हमें बच्चों, कुछ यूनिट बनकर मिलता है, ठीक है। तो ये जो पावर्स दे रहा हूं मैं, कुछ चुनी गई सेलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, इनको ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, यूनिट मिल सके। यूनिट से भी हम डायमेंशंस बना सकते हैं, वाइस वर्सा, चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो मैंने बनाया L2m1t-1 किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को भी जो है मैं को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशंस के फॉर्मेट में, और मैं मदद ले रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, वेलोसिटी का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर इसके मैं डायमेंशंस लिखना चाहूँ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेंथ आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, राइट है ना, तो वो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डायमेंशन बाय टाइम, ओके। अब टाइम को मैंने ऊपर कर दिया तो पावर नेगेटिव हो गया। और डायमेंशन जब भी लिखेंगे मुझे 3 चीज़ों का यूज़ करना है, लेंथ, मास एंड टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए बच्चों। तो लेंथ लिखा मैंने, मास लिखा, टाइम लिखा, लेंथ की पावर में 1, ठीक है, देन टाइम को ऊपर कर दिया तो टाइम की पावर में क्या आ गया, -1, एंड मास की पावर में क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। तो ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बना है, ये आप लोगों को क्लास 11, 12 एंट्रेंस सब चीज़ों के लिए काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है डायमेंशंस बनाएंगे। आगे चलकर आप जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, डेफिनेशन आएगा किसी भी चीज़ का, तो उसका यूनिट रहेगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आई होप डायमेंशन क्या होता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो डायमेंशन क्या है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहा हूं मैं, उनके पावर में कुछ टर्म्स डाल रहा हूं, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन, और फॉर्मूला रेडी कर दे रहा हूं कंप्लीटली, तो उसे कह देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने बोला कि LMT लेना है जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला में, लेंथ, मास, टाइम, बट रेयर केसेस में जहां पर करंट का रोल है वहां पर करंट भी आ जाएगा।
तो जैसे देखिए यहाँ पर चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज का सिंबल होता है बच्चों Q एंड उसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डायमेंशंस में यहाँ पर सिर्फ करंट आ रहा है, तो करंट मुझे लेना पड़ेगा और टाइम आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो लेंथ मास टाइम तो लाना है, साथ में एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसे भी लिखना पड़ेगा मुझे I यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मीटर है क्या, कुछ नहीं है, तो लेंथ 0, केजी है क्या, नहीं, मास के ये पावर में क्या रेस कर दूंगा मैं, 0, ओके। बट टाइम है तो टाइम की पावर में 1 रेस कर दिया मैंने, करंट भी एक ही बार है तो उसकी पावर में मैंने 1 रेस कर दिया। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहा है प्यारे बच्चों, हमें किसका मिल रहा है, चार्ज का मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी, ठीक है। इसका सिंबल होता है रो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितनी स्पेस में कितना मास अवेलेबल है, कम स्पेस में ज़्यादा मास अवेलेबल है, ठीक है, तो डेंसिटी उस सिस्टम की ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा स्पेस में कम मास अवेलेबल है तो उस गिवन सिस्टम की डेंसिटी प्यारे बच्चों कम रहेगी। तो ये तो उसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट अगर बनाना चाहूँ मैं, तो मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में पर वॉल्यूम को मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर बोलो, ठीक है, राइट। अब इसको ये डिवीजन फॉर्म में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मैं कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, पूरा सिंबल में लिख रहा हूँ और ऊपर मैंने मीटर को लाया तो उसकी पावर की साइन क्या हो गई, चेंज। बीच में देखिए मैंने स्पेस इंट्रोड्यूस किया है, ओके। अब इसका अगर मैं डायमेंशन बनाना चाहूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मुझे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करनी है, लेंथ मास एंड टाइम एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके। करंट है नहीं तो करंट भी यूज कर लेता मैं। तो लेंथ में देखिए मीटर है ये, ठीक है, कितना है, -3 पावर में, तो लेंथ की पावर में मैंने डाल दिया बेटा -3। मास केजी है, केजी एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर में, मास की पावर में मैंने डाल दिया इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में प्यारे बच्चों 1, ओके। टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकंड नजर ही नहीं आ रहा है, तो टाइम की पावर में क्या कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन के रेडी हो रहा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा प्यारे बच्चों, किसका, डेंसिटी का। अब हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों फोर्स का, ठीक है। फोर्स का सिंबल F होता है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि हमें मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। वो कवर करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो, ठीक है, ओके। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला है बच्चों फोर्स का। अब इसका अगर मैं यूनिट बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मास को मेजर करते हैं किसमें, केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बीच में मैं स्पेस इंट्रोड्यूस किया हूँ, ठीक है, ताकि मैं परफेक्टली कन्वेंशंस फॉलो करूँ, ओके। इसे मैं केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2 भी बोल सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने काफ़ी। अब इसका हमें बनाना है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लेंथ मास टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मीटर आ रहा है सिर्फ ओनली वंस, तो लेंथ की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1। मास यहाँ पर अपीयर कर रहा है, ओके, केजी ओनली वंस, तो मास की पावर में भी क्या आ जाएगा, 1। सेकंड भी आ रहा है, मतलब टाइम भी अवेलेबल है हमारे पास, पावर में क्या है, -2। तो इस तरीके से मैंने बना दिया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का, ओके। नेक्स्ट और फोर्स के इफेक्ट की बात करते हैं, जिसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं मोमेंटम, ओके। इसको डिनोट करते हैं P से, इसका फॉर्मूला बनता है मास टाइम्स वेलोसिटी, ओके। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले यूनिट रेडी कर लेते हैं। मास को एक्सप्रेस करते हैं हम केजी में, एंड छोटा v है, बड़ा v नहीं है बेटा, ठीक है, बड़ा V फॉर वॉल्यूम, छोटा v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये भी इजी है। इसका हम क्या करते हैं, अब डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं, ओके। चलिए, तो लेंथ लिख रहा हूँ मैं, मास लिख रहा हूँ, टाइम लिख रहा हूँ, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर मीटर आ रहा है ओनली वंस, तो लेंथ की पावर में 1,
के जी आ रहा है ओनली वंस, तो मास की पावर में 1। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड को ऊपर भेजा, इसकी पावर में 1 था तो -1 हो गया, तो टाइम की पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने रेडी कर लिया मोमेंटम का। आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टर्म्स देखने हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज देखनी है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस खुद बनाने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलते हैं हम, डायमेंशंस का खेल खत्म, अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, यानी कि डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। तो डायमेंशंस की मदद से सबसे पहले जो है हम लोग चेक कर सकते हैं फिजिक्स में कोई बनाई गई इक्वेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो जैसे देखिए, एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास न्यूटन की, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर v स्टैंड्स फॉर व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम, ठीक है। तो मुझे चेक करना है ये इक्वेशन हकीकत में वाकई में परफेक्ट है या नहीं, तो मैं डायमेंशंस की मदद ले सकता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस कर सकता हूँ इसका डायमेंशंस की हेल्प लेकर। तो रूल है जिसे मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहता हूं कि लेफ्ट साइड के जो डायमेंशंस रहेंगे, लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस रहेंगे वो राइट साइड की क्वांटिटीज से मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन और लेफ्ट साइड वाले का डायमेंशन, अगर तीनों का डायमेंशन सेम रहेगा तो हम बोल देंगे हमारी इक्वेशन करेक्ट है, फिजिकल इक्वेशन राइट है। अगर मान लेते हैं इसका डायमेंशन कुछ आया, इसका डायमेंशन आया, इन दोनों का सेम आया बट इसका सेम नहीं आ रहा है, तो हमारी वो गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको ब्रेक थ्रू, इसको खोल देते हैं, ठीक है, ब्रेक करके पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन सही है या नहीं। वैसे तो सही है क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बनाई है। तो डायमेंशंस लेफ्ट साइड की अगर देखें हम लोग, तो लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डायमेंशन होता है, ठीक है। लेंथ मास टाइम लिख दिया मैंने, अगर मान लो मास तो है नहीं तो m की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 बेटा 1 होता है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मास को यहाँ से हटा दिया। ओके, आपको ये मत पूछना कि एनीथिंग रेज टू 0 1 क्यों होता है, ठीक है ना। तो चलिए वो भी देख लो, जैसे 2 का 4th पावर होता है कितना, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ठीक है। देन 2 का क्यूब होता है व्हाट 8, ठीक है। 2 का सेकेंड पावर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। फिर 2 रेज टू 1 क्या होगा 2, 2 रेज टू 0, अब ये 1 होगा, राइट है ना। कैसे, जैसे 2 का 4th पावर देख रहा था मैं, 16 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो 8 मिला, यहाँ पहुँचे हम। 8 को डिवाइड किया 2 से तो क्या मिला, 4 मिला, यहाँ पहुँचे हम, ठीक है। 4 को डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पहुँचे हम। 2 को डिवाइड किया 2 से तो क्या मिला, 1 मिला, यहाँ पहुँचे हम, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो रहा है बच्चों, 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने वेलोसिटी का देखा तो lt टू द पावर -1 बन रहा है, u भी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन lt टू द पावर -1 होगा। एक्सेलरेशन टाइम जो है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो यहाँ पर भी देख लो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इनटू टाइम सेकंड होता है, सेकंड कैंसिल स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो आगे जाकर मीटर सेकंड रेज टू -1 हो रहा है, तो इसको अगर मैं LMT फॉर्म में लिखूंगा तो LT लिख देता हूँ, लेंथ 1 है, टाइम -1 है, मास तो है ही नहीं, इसके लिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो L1 T टू द पावर -1 इसका भी हो रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड का डायमेंशन LT टू द पावर -1 है इस क्वांटिटी का, राइट साइड की क्वांटिटीज को भी मैंने उनके डायमेंशन के साथ में लिख दिया, ठीक है। तो इनका डायमेंशन क्या है, LT -1 प्लस इसका भी डायमेंशन क्या है, LT टू द पावर -1। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के टर्म के डायमेंशन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। इसका डायमेंशन LT टू द पावर -1, इसका भी डायमेंशन LT टू द पावर -1, इसका भी डायमेंशन प्यारे बच्चों LT टू द पावर -1। तो तीनों टर्म के डायमेंशन सेम है, तो मेरी ये फिजिकल इक्वेशन बेटा परफेक्ट है, 100% एक्यूरेट है। तो ये था पहला डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आगे के डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे और 2-3 इसके यूज होते हैं वो हमें कवर करना है, ठीक है। देन हमें पढ़ना है एरर्स के बारे में एंड देन उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो और बने रहिए हमारे साथ, और 2 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए। अगर आपको हमारा
काम अच्छा लग रहा है, हमारी नॉलेज प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है वो सही लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।